हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एसआरपी स्टोरीज। एंड आज मैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ जिसके बारे में मुझे बहुत ज़्यादा लंबे टाइम से बात करनी थी, बिकॉज दिस टॉपिक हैज़ अफेक्टेड मी अलॉट एंड पीपल अराउंड मी अलॉट। वी ऑल नो कि आज के कम्पिटिटिव वर्ल्ड में स्टूडेंट्स पर कितना ज़्यादा प्रेशर होता है, स्पेशली हाई स्कूल स्टूडेंट्स पर या फिर उन स्टूडेंट्स पर जो बस कॉलेज में एंट्रेंस लेने वाले होते हैं, क्योंकि उनके फाइनल ईयर के मार्क्स पर ये चीज़ डिपेंड करती है कि उन्हें आगे कैसा कॉलेज मिलेगा। बट व्हाट इफ कोई एग्जाम ऐसा हो जो स्टूडेंट की पूरी आइडेंटिटी चेंज कर दे, उसकी मेंटल हेल्थ पर असर डाले एंड उसकी खुद की जिंदगी का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाए। आज हम जिस एग्जाम के बारे में बात करने वाले हैं वो IIT JEE एंड UPSC जैसे वर्ल्ड की टफेस्ट एग्जाम से भी ज्यादा डिफिकल्ट मानी जाती है। पूरे वर्ल्ड के एग्जाम्स के रैंकिंग में सबसे टॉप पर आता है ये एग्जाम है चाइना का गाओकाओ एग्जाम, ऑल्सो नोन एज द नेशनल हायर एजुकेशन एंट्रेंस एग्जाम। ये एग्जाम हाई स्कूल के बाद कॉलेज और यूनिवर्सिटी एडमिशन्स के लिए पूरे साल में सिर्फ एक बार कंडक्ट होता है और इसमें रीटेस्ट का कोई ऑप्शन नहीं होता है। फेल होने पर अगले साल ये एग्जाम दोबारा देना पड़ता है। जब 1949 में चाइना को ऑफिशियली पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना डिक्लेयर किया गया तो उसके 3 साल बाद दैट इज 15 अगस्त 1952 से कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ने गाओकाओ एग्जाम शुरू किया था। तब यह एग्जाम नेशनल मैट्रिकुलेशन टेस्ट पॉलिसीज NMTP का ही एक हिस्सा हुआ करता था। जब लोगों को इस एग्जाम के बारे में पता चला तो उनका कोई खास रिस्पॉन्स नहीं था, क्योंकि उस वक्त वहां के लोगों के लिए बेसिक एजुकेशन लेना ही बहुत ज्यादा मुश्किल था। 1952 में ये एग्जाम पूरे 3 दिनों तक चला था, बट इट वाजंट मेंट फॉर यूनिवर्सिटीज और हायर स्टडीज। बेसिकली ये एग्जाम सिर्फ प्राइमरी स्कूल स्टूडेंट्स के लिए एक एप्टीट्यूड टेस्ट के तौर पर दिया जाता था। हाँ, ये एग्जाम शुरू हुआ था इन 1952, लेकिन 1977 तक स्टूडेंट्स का फ्यूचर गाओकाओ के स्कोर्स से नहीं बल्कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी CCP, पीपल्स लिबरेशन आर्मी PLA एंड कुछ सिलेक्टेड चाइनीज ऑफिशियल्स के इवैल्यूएशन से डिसाइड होता था कि वो कौन सी यूनिवर्सिटी जाके पढ़ाई करेंगे। बट दैट ऑल चेंज्ड इन 1977। स्टूडेंट्स के लिए ये वक्त बहुत ही ज्यादा मुश्किल था एंड द सेम थिंग वाज गोइंग टू हैपन टू देयर पेरेंट्स एज वेल, बिकॉज मैनेजिंग एंड जगलिंग थ्रू लाइफ, पेन एंड स्टडीज वाज गोइंग टू टेक अ टोल ऑन देम। पर ये सारा का सारा हेडेक तुम्हें अपने बिजनेस के लिए नहीं होना चाहिए, बिकॉज देयर इज वन थिंग जो कि तुम्हारे बिजनेस के लिए हर एक चीज सॉल्व कर देता है। ओडू में एक कंप्लीट अकाउंटिंग ऐप अवेलेबल है जो AI टेक्नोलॉजी का यूज करता है। ये आपके बैंक अकाउंट्स को ऑटोमेटिकली सिंक कर लेता है और स्मार्ट सजेशंस भी प्रोवाइड करता है। ओडू अकाउंटिंग में वो सभी फीचर्स हैं जो आपको अपने बिजनेस फाइनेंसेस मैनेज करने के लिए जरूरी हैं। आप कस्टमाइजेबल इनवॉइसेस क्रिएट कर सकते हो और डिटेल्ड रिपोर्ट्स भी जनरेट कर सकते हो। और मेरे हिसाब से ओडू का सबसे ज्यादा इंप्रेसिव फीचर है उसका यूजर फ्रेंडली इंटरफेस, जो कि बहुत ही ज्यादा सिंपल है। क्विक एनकोडिंग जैसे फीचर्स की मदद से आप बिल्स और इनवॉइसेस को बहुत तेजी से एंटर कर सकते हो और काम तुरंत कंप्लीट हो जाता है। रिपोर्ट्स देखकर आपको पता चल जाता है कि आपका प्रॉफिट कितना हुआ है, कैश फ्लो कैसा है और ऐसे ही बहुत सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स। ओडू के मल्टी करेंसी फीचर से आप अपनी सारी पेमेंट्स ट्रैक कर सकते हो एंड ये ऑटोमेटिकली एक्सचेंज रेट्स को मैनेज कर लेता है आपके और आपके बिजनेसेस के लिए। एंड अगर आपको टैक्सेस की टेंशन हो रही है ये सारी चीजें सुनकर, तो फिकर नॉट, क्योंकि ओडू 70+ कंट्रीज के टैक्सेस ऑटोमेटिकली हैंडल कर लेता है। और सबसे बेस्ट बात, आप एक सिंगल जगह से मल्टीपल बिजनेस को मैनेज कर सकते हो। तो आज अपना फ्री ओडू अकाउंट बनाओ बाय क्लिकिंग द लिंक इन माय डिस्क्रिप्शन। एंड अगेन थैंक यू सो मच टू ओडू, बट लेट्स कंटिन्यू विद आवर वीडियो नाउ। लेट 1977 से गाओकाओ ही ट्रेडिशनल एग्जाम्स का सोल फोकस बन गया था और एजुकेशन का ओनली गेटवे भी। तब टोटल 5.7 मिलियन कैंडिडेट्स ने यह एग्जाम दिया था, जिनमें से कई की एज अर्ली 20s की होती थी तो कहीं लेट 30s। लेकिन उन मिलियंस में से सिर्फ 2 लाख स्टूडेंट ही पास होकर कॉलेज जा पाए थे। लेटर एनरोलमेंट बढ़ा दिया गया था और सिर्फ पिछले साल 2024 में 13.5 मिलियन कैंडिडेट्स ने यह एग्जाम दिया था, जिसमें से अराउंड 85% स्टूडेंट्स को कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिल गया था। बट द प्रॉब्लम वाज कि वो सारे कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज टॉप इंस्टीट्यूशंस नहीं थे। करंटली गाओकाओ के स्कोर्स सिर्फ चाइना ही नहीं बल्कि अमेरिका में भी वैलिड होते हैं।
वॉशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी जैसे कई वेल नोन अमेरिकन यूनिवर्सिटीज गाओकाओ का स्कोर्स को एंट्रेंस क्राइटेरिया के रूप में एक्सेप्ट कर लेते हैं एज अ प्रूफ ऑफ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एज वेल। हाई स्कूल वाले स्टूडेंट्स को तो डायरेक्ट एडमिशन के साथ स्कॉलरशिप भी मिल जाती है, विच इज अ चेरी ऑन टॉप। जैसे हर एक एग्जाम का एक स्टैंडर्ड पैटर्न होता है, वैसे ही गाओकाओ का भी एक स्टैंडर्ड पैटर्न है। एंड 2020 में इस एग्जाम का जो स्टैंडर्ड पैटर्न है वो चेंज किया गया था, जिसमें कंपलसरी 3 सब्जेक्ट्स और एक ऑप्शनल सब्जेक्ट रखा गया था। इस फॉर्मेट को 3+X सिस्टम के नाम से जाना जाता था। बाद में इस फॉर्मेट को मॉडिफाई करके 3+X+Y बनाया गया, मतलब सिलेबस में टोटल 9 सब्जेक्ट्स इंक्लूड किए गए। लेकिन इस पैटर्न को भी 2016 में बंद कर दिया गया था। फाइनली अब चाइना के अलग अलग प्रोविंसेस में 2 टाइप के पैटर्न्स फॉलो किए जाते हैं इस एग्जाम के लिए। पहला फॉर्मेट है 3+1+2, जिसमें 3 कंपलसरी सब्जेक्ट्स के अलावा 3 और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, मतलब टोटल 6 सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड होते हैं। दूसरा पैटर्न है 3+3, जो पहले फॉर्मेट से मिलता जुलता है पर इसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट्स डिफरेंट होते हैं। यह फॉर्मेट मेनली शंघाई और बीजिंग में फॉलो किया जाता है। इस एग्जाम्स का रजिस्ट्रेशन 1 साल पहले ही शुरू हो जाता है, जहां स्टूडेंट्स को अपने मुताबिक सब्जेक्ट सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है। चाइनीज, मैथ्स और एक फॉरेन लैंग्वेज मैंडेटरी होती है इसमें, जिसमें मोस्टली स्टूडेंट्स इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं। बाकी 6 सब्जेक्ट्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटिकल साइंस में से स्टूडेंट्स को 3 सब्जेक्ट सेलेक्ट करने होते हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद स्कूल एक मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट करते हैं, जिसमें ये चेक किया जाता है कि स्टूडेंट को कोई हेल्थ इशू तो नहीं है, स्पेशली उन स्टूडेंट्स को जो मिलिट्री या मेडिकल स्कूल्स के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं। मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद सभी स्टूडेंट्स को वापस गाओकाओ एग्जाम के लिए रिगरस प्रिपरेशन शुरू करनी पड़ती है, विच इज वेरी टायरिंग फॉर एवरी सिंगल स्टूडेंट। चाइना में इस एग्जाम की प्रिपरेशन इतनी सीरियसली की जाती है कि चाइना का माओतांग चांग हाई स्कूल स्पेशली इस एग्जाम के लिए डेडिकेटेड बनाया गया है। यहाँ बच्चे सुबह 6:20 से पढ़ाई शुरू करते हैं और वो रात के ऑलमोस्ट 11 बजे तक बस पढ़ते ही रहते हैं। इन 17 घंटों में बच्चों की क्लासेस के साथ साथ सेल्फ स्टडीज भी होती है। सभी स्टूडेंट्स के दिन की शुरुआत मॉर्निंग रनिंग से होती है, वो भी फ्रीजिंग कोल्ड टेम्परेचर में। एंड व्हाट इज इंटरेस्टिंग हियर इज दैट रनिंग स्टार्ट होने से पहले भी स्टूडेंट हाथों में किताबें लेके खड़े रहते हैं ताकि वो 1-20 सेकेंड अपना बर्बाद ना करें। मॉर्निंग रन के बाद रीडिंग सेशन शुरू होता है, जिसमें कोई एक स्टूडेंट सभी बच्चों को लीड करता है एंड दे ऑल रीड देयर बुक्स अलाउड। अगर किसी स्टूडेंट का प्रोनाउंसिएशन उस दिन लाउड एंड क्लियर होता है तो नेक्स्ट डे वही स्टूडेंट पूरी क्लास को लीड करता है एंड देन दिस साइकिल कंटिन्यूज। फिर पूरे दिन स्टूडेंट्स लंच अटेंड करने के लिए, दूसरी क्लासेस अटेंड करने के लिए, यहाँ तक कि सोने के लिए भी बस इधर उधर दौड़ते रहते हैं। बीच में पावर नैप के नाम पर उन्हें सिर्फ शॉर्ट ब्रेक्स अलाउ किए जाते हैं, जहाँ उन्हें बस कुछ देर के लिए सोने की परमिशन होती है। एंड इस चीज के अलावा उनका पूरा दिन हर 1 मिनट सिर्फ पढ़ाई के लिए दिया जाता है। इवन उनका लंच ब्रेक भी सिर्फ 20 मिनट का होता है और उस बीच अगर उन्हें कोई फोन कॉल आ जाए तो कई बार उन्हें लंच स्किप भी करना पड़ता है। अगर किसी स्टूडेंट के मॉक एग्जाम में स्कोर्स कम आए या कोई पढ़ाई में ध्यान ना दे रहा हो तो उसे पनिश किया जाता है, जैसे सेल्फ क्रिटिसिज्म लिखना, सुबह के 45 मिनट्स रीडिंग सेशन में पूरे वक्त खड़े रहना, और सबसे वर्स्ट पनिशमेंट होता है स्टूडेंट्स को मारना। ये सब इसलिए किया जाता है बिकॉज टीचर्स पर भी स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस का प्रेशर होता है। टीचर्स खुद भी एक दूसरे से compete करते हैं कि किसके स्टूडेंट्स इस बार एग्जाम में बेस्ट परफॉर्म करेंगे। You'll be shocked to know कि इतने ज़्यादा प्रेशर के बावजूद भी इस स्कूल के स्टूडेंट्स का जो रिजल्ट होता है वो हमेशा टॉप नॉच रहा है आज तक। और इतने स्ट्रिक्ट और फोकस रूटीन और स्टूडेंट्स के टॉप नॉच रिजल्ट की वजह से इस स्कूल को गाओकाओ फैक्ट्री का नाम भी दिया गया है। एंड पूरे कंट्री में इस स्कूल को बहुत ज़्यादा हाई रिगार्ड्स में माना जाता है, जैसे पूरी इंडिया में कोटा को बहुत ज़्यादा हाई रिगार्ड्स में रखा जाता है, राइट। एंड गाओकाओ फैक्ट्री के नाम से तुम्हें वो पक्का याद आया होगा, कोटा फैक्ट्री। तो जैसे कि हमारे देश में भी होता है वैसा ही यहाँ भी होता है। इस स्कूल की हाई रेपुटेशन की वजह से उसकी फीस भी उतनी ही ज्यादा है। कई पेरेंट्स के लिए ये फीस उनके मंथली इनकम से भी ज्यादा होती है, बट दे स्टिल मैनेज देयर फाइनेंसेस ताकि उनके बच्चे गाओकाओ एग्जाम क्लियर कर सके और उन्हें एक बेटर फ्यूचर मिल सके। फॉर एग्जाम्पल, वहां पढ़ रहे एक स्टूडेंट के पेरेंट्स ने सिर्फ अपने बेटे को उस स्कूल में पढ़ाने के लिए स्कूल के पास एक 216 स्क्वायर फीट का छोटा घर खरीद लिया
ताकि उनके बच्चे को आने जाने में दिक्कत ना हो और वो आराम से घर से स्कूल और स्कूल से घर वापस आ सके और उसका टाइम भी बच सके। इंडिया में तो आपको लैंड प्राइसेस पता ही हैं, तो अब सोच लीजिए चाइना में इसकी कितनी कीमत होगी। एक और स्टूडेंट के पेरेंट्स जो अपना रेंट तक अफोर्ड नहीं कर सकते थे, उन्होंने भी सिर्फ अपनी बेटी के लिए स्कूल के पास एक रूम रेंट पे लिया so that she could go to school on time and study well। चाइना में ऐसे सिर्फ एक ही स्कूल नहीं है, बल्कि और भी कई हजारों स्कूल्स हैं जो स्पेशली गाँव की प्रिपरेशन के लिए बनाए गए हैं। नाउ जैसे चाइना में इतने सारे स्कूल्स बने हैं सिर्फ एक एग्जाम को क्लियर करने के लिए, वैसे ही इंडिया में भी सिस्टम है। एंड सिर्फ इंडिया में ही नहीं, बहुत सारे देशों में ये सिस्टम फॉलो किया जाता है। जैसे कि अगर हम इंडिया में सिर्फ एक एग्जामिनेशन की बात ले, जैसे कि IIT JEE हो गया है हमारा, तो JEE की प्रिपरेशन करने के लिए इतनी सारी फैक्ट्रीज है जहाँ पे स्टूडेंट्स को मोल्ड किया जाता है और हर एक फैक्ट्री यही कहती है कि हम लोग बेस्ट प्रोडक्ट, बेस्ट बैच को डिस्पैच करते हैं। आजकल तो कुछ फैक्ट्रीज अपने आप को बहुत ज्यादा ग्लैमरस वे में दिखाने लग गए हैं। एंड कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में पढ़ाई करना कोई बुरी बात नहीं है, दैट्स नॉट व्हाट आई मीन। अगर आपकी एक लाइफस्टाइल है और आप पढ़ाई भी कर रहे हैं और आप किसी चीज को लेके सीरियस भी हैं, देन दैट इज गुड। बट अगर ये पढ़ाई किसी बच्चे की जान ले ले या फिर ये फैक्ट्रीज किसी बच्चे की जान ले ले, तो वहां पे हमारा एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क होना जरूरी है। क्योंकि अगर सारे के सारे देश के युवा गायब हो जाएंगे तो आगे देश को कौन चलाएगा। एग्जाम के एक हफ्ते पहले से ही टेस्ट सेंटर्स के लिए टैक्सी बुकिंग्स ओपन हो जाती हैं। कई जगह पर स्टूडेंट्स के लिए फ्री ट्रांसपोर्ट भी अरेंज किया जाता है so that they can reach the examination hall on time। in case अगर आपको इस एग्जाम की सीरियसनेस अभी तक समझ ना आई हो, तो मैं अब जो आगे बोलने वाला हूँ उससे आप समझ जाएंगे कि how big of a deal this exam is all over China। एग्जाम के दिन टेम्परेरीली ट्रैफिक रूल्स चेंज किए जाते हैं ताकि एग्जाम हॉल के अराउंड ज़्यादा ट्रैफिक ना बढ़े, और उसके लिए ट्रैफिक पुलिस सुबह 6 बजे से ड्यूटी पर लग जाते हैं। एग्जाम हॉल्स के आसपास जितने भी कंस्ट्रक्शन साइट्स होते हैं उनका काम भी बंद कर दिया जाता है ताकि कंस्ट्रक्शन की आवाज से स्टूडेंट्स डिस्ट्रैक्ट ना हो। उस दिन पूरे सोशल मीडिया पर बस गाँव कैंडिडेट्स के लिए गुड विशेस भेजे जाते हैं। पेरेंट्स खुद अपने बच्चों को पर्सनली एग्जाम सेंटर्स तक छोड़ने आते हैं और एग्जाम खत्म होने तक बाहर एंक्शियसली वेट करते हैं, होल्डिंग फ्लावर्स, स्नैक्स एंड ड्रिंक्स फॉर देयर किड्स इन होप कि उनका परफॉर्मेंस अच्छा होगा। नाउ ये एग्जाम देना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है, एंड इफ यू थॉट कि यहाँ पे लोग चीट कर सकते हैं तो दैट इज जस्ट नॉट पॉसिबल। एग्जाम हॉल पूरा टाइम CCTV सर्वेलेंस में होता है टू कैच एनीवन हु इज चीटिंग। एंड फिर बच्चों में इतना ज़्यादा कंपटीशन होता है कि वो गलती से भी अपने बेस्ट फ्रेंड या अपने भाई की मदद नहीं करते हैं बिकॉज दे डोंट वांट एनीवन एल्स टू गेट देयर सीट। एंड एज इफ दैट वाजंट इनफ, वहाँ की पुलिस ड्रोन्स के थ्रू भी टेस्ट सेंटर्स के ऊपर नजर रखती है टू सुपरवाइज द इंटायर प्रोसेस। लेकिन जितना इजी ये एग्जाम का प्रोसेस सुनने में लगता है, उतना ही ज्यादा मुश्किल इसमें हाई स्कोर लाना होता है, क्योंकि ये एग्जाम 2 से 3 दिन तक चलता है डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट एंड प्रोविजंस। इस एग्जाम में हर दिन मॉर्निंग और आफ्टरनून शिफ्ट्स होती हैं विद अ टोटल ऑफ 9 आवर्स ऑफ टेस्टिंग इन 1 डे। सारे क्वेश्चंस के टोटल पॉइंट्स 750 होते हैं और किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए 650 स्कोर लाना जरूरी होता है। चाइना की टॉप टियर यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में सिर्फ ये एग्जाम ही एडमिशन का सिंगल क्राइटेरिया होता है, इसलिए स्टूडेंट्स दिन रात पढ़ाई करते हैं इसके लिए। अनफॉर्चुनेटली अगर कोई स्टूडेंट एग्जाम में फेल हो जाए तो उसे हाई स्कूल का लास्ट ईयर रिपीट करना पड़ता है। यू कैन इमेजिन कि हर स्टूडेंट के ऊपर ये एग्जाम पास करने के लिए कितना ज्यादा प्रेशर होगा। एंड पासिंग के बाद भी यहाँ टेंशन खत्म नहीं होती बिकॉज हर यूनिवर्सिटी के लिए, हर प्रोविजंस के लिए एक फिक्स्ड एडमिशन कोटा होता है। कुछ प्रोविजंस में तो सीट इतनी कम होती हैं कि एलिजिबल एंड डिजर्विंग कैंडिडेट्स को भी एडमिशन नहीं मिल पाता, और जब किसी प्रोविजंस में सीट पूरी फिल हो जाती है तो उस प्रोविजंस के बाकी स्टूडेंट्स को एडमिशन मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है, इवन इफ दे हैव स्कोर्ड रियली वेल और रियली हाई। इसी रीजन की वजह से कई स्टूडेंट्स के पेरेंट्स ने चाइना के दूसरे प्रोविजंस में रीलोकेट भी किया है सो दैट उधर कंपटीशन कम हो और उनके बच्चों को एक बेटर चांस मिले। पर ये एग्जाम आखिर दूसरे देशों के एग्जाम से या फिर दूसरे एग्जाम से कितना ज्यादा मुश्किल है? वेल, इस एग्जाम में पास होने वाले मिलियंस ऑफ स्टूडेंट में से सिर्फ 1500 स्टूडेंट्स, सिर्फ 15,000 स्टूडेंट्स ही पास हो पाते हैं। यानी कि सिर्फ 0.1% स्टूडेंट्स ही चाइना की टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले पाते हैं। एंड यस, मैंने कहा पास हो पाते हैं बिकॉज वहाँ पे एडमिशन ना मिलने को एज अ फेलियर ही देखा जाता है। यह एग्जाम इतना टफ माना जाता है
कि इसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एडमिशन, ओलंपिक्स एंड इवन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन से भी ज़्यादा डिफिकल्ट बोला गया है। इट्स हार्ड टू इवन इमेजिन कि स्टूडेंट्स इस एक एग्जाम के लिए पूरा साल किस लेवल का स्ट्रेस झेलते होंगे। कई स्टूडेंट्स इस एग्जाम के लिए सिर्फ 1 या 2 बार नहीं बल्कि 4 से 6 बार तक रीअपेयर होते हैं, सिर्फ इस उम्मीद में कि अगले अटेम्प्ट में वो अच्छा स्कोर कर लेंगे। इन रिपीटेड अटेम्प्ट्स की वजह से स्टूडेंट्स के कई एकेडमिक ईयर सिर्फ एग्जाम प्रिपरेशन और एग्जाम देने में निकल जाते हैं। दिस कैन बी मेंटली फ्रस्ट्रेटिंग फॉर एनी स्टूडेंट और इसका उनकी मेंटल हेल्थ पर बहुत ज़्यादा डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। एग्जाम का प्रेशर और अच्छे परफॉर्मेंस का स्ट्रेस की वजह से स्टूडेंट्स में हाइटेंड एंजाइटी सबसे ज़्यादा देखी जाती है चाइना में, जिसके कारण वो हेडेक, स्टमक पेन और स्लीप डिप्रिवेशन से भी गुजरने लगते हैं। और स्लीप डिप्रिवेशन की वजह से उन्हें पढ़ाई मेमोराइज करने में प्रॉब्लम होती है, विच लीड्स टू मोर पुअर एकेडमिक परफॉर्मेंस, which leads to more low self-esteem, which leads to heightened anxiety, and this cycle always continues. For a long time, अगर enough rest या proper sleep ना मिल पाती हो स्टूडेंट्स को तो उन्हें बर्नआउट फील हो जाता है। ये ऑलमोस्ट हर दूसरे स्टूडेंट का सबसे बड़ा इशू है चाइना में। गाँव का एग्जाम कैंडिडेट्स में एंग्जाइटी इतना कॉमन इशू है कि अप्रॉक्सीमेटली 65 to 72% स्टूडेंट्स को मेंटल हेल्थ स्ट्रगल से गुजरता हुआ पाया गया है या फिर दे हैव एडमिटेड टू इट। बट इस साइलेंट स्ट्रगल का स्टूडेंट्स के पढ़ाई पर इतना असर पड़ता है कि अगर 10 मिलियन स्टूडेंट्स गाँव एग्जाम में अपेयर होते हैं तो उसमें से सिर्फ 4.13 मिलियन स्टूडेंट्स अगले साल दोबारा रीअपेयर होते हैं। उन्हें उसी स्ट्रेसफुल साइकिल से एक बार फिर गुजरना पड़ता है। दिन भर सिर्फ पढ़ाई में बिजी रहना, दोस्तों से ना मिल पाना, फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड ना कर पाना और घर से स्कूल, स्कूल से घर, यही रेपिटेटिव जो तुम्हारा रूटीन हो जाता है, जो स्टूडेंट्स का बन जाता है, उसे ही दोहराते रहना। इससे स्टूडेंट्स को असली जिंदगी में किसी और इंसान से इंटरेक्ट करने में बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाती है। उनकी सोशल लाइफ तो अफेक्ट होती ही इससे, एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हियर आर इंट्रोवर्ट्स ओनली, पर इससे जो उनकी सोशल एंग्जाइटी होती है वो भी बढ़ जाती है। द वर्स्ट पार्ट इज वो अपना ये स्ट्रगल ना तो अपने फ्रेंड्स से शेयर करते हैं ना ही अपनी फैमिली के साथ, क्योंकि उनके फ्रेंड्स और कजन्स भी इसी एग्जाम की तैयारी में लगे होते हैं और उनके पेरेंट्स की हाई एक्सपेक्टेशंस होती है कि उनके बच्चे इस कट थ्रोट कंपटीशन में सबसे आगे निकले। इसीलिए स्टूडेंट्स टेंशन में रहते हैं और डिप्रेशन में चले आते हैं। देयर आर इवन केसेस इन चाइना जहाँ कुछ स्टूडेंट्स ने डिप्रेशन में आकर खुद को हार्म तक किया है। सभी स्टूडेंट्स के कोपिंग मैकेनिज्म अलग अलग होते हैं। कोई अपना फ्रस्ट्रेशन दूसरों को बुली करके निकालता है तो कोई खुद को चोट पहुंचाकर। इनफैक्ट बुलिंग की वजह से कुछ स्टूडेंट्स को परमानेंट डिसेबिलिटीज भी आ जाती हैं एंड कभी कभी तो किसी स्टूडेंट की जान भी चली जाती है। दिस क्लियरली शोज कि यहाँ स्टूडेंट्स के मेंटल हेल्थ इश्यूज को कितना नज़रअंदाज किया जाता है। ये एग्जाम स्टूडेंट्स की स्पिरिट को, उनके क्रिएटिव माइंड्स को इतना डिस्ट्रैक्ट कर देता है कि एग्ज़ाम ख़त्म होते ही ज़्यादातर बच्चे गुस्से में अपनी पढ़ाई की किताबें फाड़ देते हैं। वो वापस उन किताबों को देखना भी पसंद नहीं करते हैं। उन्हें लगता है जैसे पूरा सिस्टम उनके अगेंस्ट है, जिस वजह से वो अपनी फेवरेट चीज़ें, फेवरेट स्पोर्ट्स और यहाँ तक कि फैमिली ट्रिप्स जैसी छोटी छोटी खुशियों को भी एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हैं। और ट्रिप्स तो फिर भी एक बहुत बड़ी बात है, वो अपने क्लास में बैठे, अपने बगल में बैठे बच्चे को हाई तक नहीं बोलते हैं because the competition is always running in their head. अप्रैल 2025 में चाइना के एक 18 साल की लड़की ने खुद ली थी। एंड यस, आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, वो गाँव एग्जामिनेशन की ही प्रिपरेशन कर रही थी। उसने जो नोट बनने से पहले लिखा था उससे पूरी कंट्री को अवेयर कर दिया। लोगों ने फाइनली समझना शुरू करा कि स्टूडेंट्स के ऊपर कितना ट्रेमेंडस प्रेशर होता है इस चीज़ को लेकर। सबसे हार्ट ब्रेकिंग पार्ट ये था कि उस स्टूडेंट ने वो नोट किसी ब्लैंक पेपर पर नहीं बल्कि स्कूल टेस्ट शीट के पीछे लिखा था। मतलब मरते वक्त भी वो एग्जाम और किताबों से सराउंडेड थी। उस नोट के मुताबिक इस एग्जाम से पहले वो क्लास की 2nd टॉप स्टूडेंट थी, लेकिन जब से उसने गाँव की सीरियस प्रिपरेशन शुरू की है तब से उसकी फैमिली एंड फ्रेंड्स के लिए उसके स्कोर डिस्कशन का एक लौता टॉपिक बन गए थे। उसके अराउंड बस ये बातें होती थी कि उसके मार्क्स कैसे कम हो रहे हैं और उसे पढ़ाई में और ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इस कंटिन्यूस प्रेशर की वजह से वो सीवियर स्ट्रेस में चली गई थी। एग्जाम के एक दिन पहले उसने पूरा दिन कुछ भी नहीं खाया था और इसी एग्जाम की एक्सट्रीम प्रेशर की वजह से उसने खुद को का फैसला लिया था।
इस इंसिडेंट के बाद गवर्नमेंट की तरफ से 2025 के एंड तक चाइना के लगभग सभी स्कूल में मेंटल हेल्थ एजुकेशन को मैंडेटरी करने का ऑर्डर दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद स्टूडेंट्स पर पढ़ाई का प्रेशर आज भी कम नहीं हुआ है। जैसे जैसे एग्जाम की डेट्स नज़दीक आती रहती है, टीचर की तरफ से एक्स्ट्रा प्रेशर, एक्स्ट्रा क्लासेस और पेरेंट्स की तरफ से हाई एक्सपेक्टेशन बढ़ने लगती है, छोटी छोटी अमाउंट में। लेकिन ये छोटी छोटी अमाउंट का प्रेशर, ये क्लासेस, ये एक्सपेक्टेशंस ही बच्चों को ऐसे मेंटल हेल्थ और ऐसी लाइफस्टाइल की तरफ ले जाते हैं और इसका उनकी आगे आने वाली ज़िंदगी पर लॉन्ग टर्म इफेक्ट पड़ता है। आई थिंक ये सच में एक रैट रेस बन चुका है इस पॉइंट पर, जहां बच्चों को उनकी खेलने की उम्र से ही एकदम रोबोट जैसा बना दिया जाता है विदाउट एनी केयर ऑफ देयर वेल बीइंग। एंड ऑल ऑफ दिस इज जस्ट फॉर वन सिंगल रीजन, दैट इज गाओ एग्जाम। बट अंत में मैं यही बोलना चाहता हूँ कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं एंड आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे अभी से, चाहे पिछले 3-4 साल से, चाहे पिछले 10 साल से, चाहे पिछले 20 साल से, और आपका एग्जाम अभी क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, लेट्स से यू आर 29, 28, 30 ईयर्स ओल्ड, आप घर की बेटी हैं, आप घर के मर्द हैं एंड आपको रोज ताने सुनने के लिए मिलते हैं, रोज आपके पेरेंट्स आपको कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं एंड आपको भी एग्जाम क्लियर ना कर पाने की वजह से एज अ फेलियर कभी कभी फील होता है। तो ये बात मत भूलिए कि आप एक एग्जाम क्लियरर से पहले एक इंसान भी हैं। आप किसी के बेटे हैं, आप किसी के पति हैं, आप किसी के भाई हैं, आप किसी के दोस्त हैं, और ये सभी लोग शायद से आपको उतने डेप्थ में ना समझ पाए जितना आप अपने आप को समझते हैं। लेकिन फिर भी आई वुड रिकमेंड यू कि आप किसी ना किसी से अपनी ये चीजें शेयर करें, और सिर्फ एक एग्जाम क्लियर ना कर पाने की वजह से, सिर्फ अपने साल बर्बाद कर पाने की वजह से ये मत सोचिएगा कि अब आपकी लाइफ खत्म हो चुकी है, क्योंकि ये हो सकता है कि शायद से एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करने में आपके बहुत सारे साल, बहुत सारे पैसे लग गए हों, लेकिन सांस लेना अभी के लिए और सपने देखना अभी के लिए फ्री ही है। सो प्लीज डोंट टेक एनी ड्रास्टिक मेजर्स टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। बट इसी के साथ ये वीडियो भी यहीं पे खत्म होता है गाइस, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट वीक। बाय बाय।